हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय एकेडमी। और मैं हूं सनाली। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज में बच्चों को इजीली समझ नहीं आता है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज के अंदर। दिस टॉपिक हैज सफिशिएंट वेटेज। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, या जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। देखिए, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज दैट लॉ जो ऑपरेशन में तब आता है या यूज तब होता है जब भी कोर्ट के सामने एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो जब भी कोर्ट के सामने ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये फॉरेन एलिमेंट क्या है। देखिए, फॉरेन एलिमेंट मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस में जो इश्यूज हैं उसको डिसाइड करने के लिए रेलेवेंट है। एंड ये जो फैक्ट है ये एक फॉरेन कंट्री से डील करता है। इट हैज नो कनेक्शन विद द टेरिटोरियल यूनिट जो केस डिसाइड करे। यानी अगर इंडिया की कोर्ट कोई केस डिसाइड कर रही है तो इंडिया की टेरिटरी से इस फैक्ट का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक फॉरेन टेरिटरी से लेना देना है। सो दैट इज नोन एज अ फॉरेन एलिमेंट। एग्जाम्पल्स क्या है फॉरेन एलिमेंट के? जैसे फॉर एग्जांपल जो सिटीजन्स हैं, सॉरी, जो पार्टीज हैं वो सिटीजन्स है फॉरेन कंट्री के, पार्टीज टू डिस्प्यूट और पार्टीज टू द केस। तो अगर वो फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स हैं तो दिस इज अ फॉरेन एलिमेंट इन द केस, तो वहां पे हमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और डोमिसाइल है फॉरेन कंट्री में, अगर पार्टीज जो है वो रह रही हैं फॉरेन कंट्रीज में, दिस इज अगेन अ फॉरेन एलिमेंट विच कॉल्स फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। With this background, let's understand the meaning of doctrine of Renvoy. देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। एंड द वर्ड रेनवॉय इट कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स सेंड बैक और रिटर्न अनओपन्ड, किसी चीज को वापस भेज देना। ये देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कोर्ट यूज करती है, अडॉप्ट करती है, जिसमें कोर्ट फॉरेन कंट्री के रूल्स को अप्लाई करती है। जब भी कोई कंफ्लिक्ट आता है लॉज को लेके कि कहाँ का लॉ अप्लाई करना है, जब भी कोई ऐसा कंफ्लिक्ट आता है तो कोर्ट क्या करती है, इस डॉक्ट्रिन को यूज करती है। और ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि ऐसे केस में आप फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, कि वो क्या कहते हैं उनके हिसाब से आप केस डिसाइड कर सकते हो। आइडिया क्या है इस डॉक्ट्रिन के पीछे, क्यों ये डॉक्ट्रिन को हम यूज करते हैं? टू प्रिवेंट फॉरम शॉपिंग। देखिए, फॉरेन शॉपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, विच मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि पार्टीज जो है वो फॉरम शॉपिंग ना करें। फॉरम शॉपिंग मतलब कि अगर इंडिया की कोर्ट में मैं केस अगर मैं सबमिट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे फेवरेबल डिसीजन नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करती हूँ, जो दूसरी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इटली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे अगर मैं केस सबमिट करती हूँ डिसाइड करने के लिए, वहां पे मुझे एक ज्यादा फेवरेबल आउटकम मिलेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि पार्टीज जो हैं फॉरम शॉपिंग ना करें, जहां उनको फेवरेबल डिसीजन मिलेगा वहां वो ऐसे ये चूज ना कर पाए, इसलिए ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया जाता है, ताकि चाहे केस इंडिया में सबमिट हो चाहे केस इटली में सबमिट हो, आउटकम जो है वो सेम रहे, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस वेयर द केस इज dealt with. आई होप आपको ये समझ आएगा। दिस इज द वेरी ऑब्जेक्ट बिहाइंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय कि फोरम शॉपिंग को हमें अवॉइड करना है, ये नहीं होने देना है ना। अब इस पूरी डॉक्ट्रिन को एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ केस स्टडी। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई केस कोर्ट के सामने आता है तो सबसे पहला मैटर जो केस डिसाइड करती है वो क्या होता है? इट इज अ मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि इस केस को डिसाइड करने के लिए कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है भी या नहीं। एंड वंस इट इज डिसाइडेड, एक बार ये डिसाइड हो गया कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा चॉइस ऑफ लॉ अप्लाई होगा। तो जज अप्लाई करेगा चोजन लॉ। चॉइस ऑफ लॉ मीन्स कि यहाँ का इस कंट्री का लॉ अप्लाई होगा या किसी और कंट्री का लॉ अप्लाई होगा। और एक बार जज ने ये चूज कर लिया कि जिस कंट्री का भी लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस चोजन लॉ इज इंग्लिश लॉ, अगर इंग्लिश कोर्ट के सामने कोई केस आया है और उन्होंने देखा इस केस में कि हाँ हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन है और जो चॉइस ऑफ लॉ है वो इंग्लिश लॉ बनता है, तो जज क्या करेगा, जो इंग्लैंड का इंटरनल लॉ है उसको उस केस को डिसाइड करने के लिए अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सपोज एक पर्सन है, ही डाइज इंटेस्टेट, यानी वो बिना विल किए उसकी डेथ हो जाती है, एंड ही इज डोमिसाइल्ड इन इंग्लैंड, यानी वो इंग्लैंड में रह रहा था, और उसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो फिर इंग्लिश इंटरनल लॉज के हिसाब से डिसाइड होगी। यानी इंग्लैंड के जो नेशनल लॉज हैं, म्युनिसिपल लॉज है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी उसके हिसाब से जो इस पर्सन की प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें इंग्लैंड का जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की तरफ ध्यान देने की। इट इज अ वेरी सिंपल केस। लेकिन अगर चॉइस ऑफ लॉ कहता है कि फॉरेन कंट्री का लॉ अप्लाई करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तब दिक्कत बढ़ जाती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी ये है, दिक्कत ये है कि व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेबल लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई करना है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए एक्स एक ब्रिटिश सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एक्स, ये एक ब्रिटिश सब्जेक्ट है, ब्रिटिश नेशनल है। ही डाइज इंटरस्टेट इन इटली, ठीक है, ये इटली में रह रहे थे और यहाँ पर इनकी डेथ हो गई एंड बिना विल किए ये मर गए। और एक इंग्लिश कोर्ट को बोला गया है इस केस को डिसाइड करने के लिए। इंग्लिश कोर्ट के सामने ये केस आया कि इनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इंग्लैंड के अंदर, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से, तो इंग्लिश कोर्ट के पास जब ये केस आया, उन्होंने चॉइस ऑफ लॉ देखा कि अगर कोई इंटेस्टेट किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा, इसके लिए कौन सा चॉइस ऑफ लॉ होना चाहिए, कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो वहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश लॉ के अंदर कि इट शुड बी गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ डोमिसाइल ऑफ द पर्सन कंसर्न, यानी वो डोमिसाइल कहाँ था उस पर्सन का लास्ट। सो हमारे केस में जो डोमिसाइल था वो कहाँ था, इटली में था। तो इस केस में जो है इटालियन लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि एक्स जो है लास्ट अपनी डेथ के टाइम पे वहीं उनका डोमिसाइल था। तो हम इटली के लॉ में गए, लेकिन इटली के लॉ के हिसाब से, इटली का लॉ कहता है कि जब भी कोई ऐसा केस आता है कि किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये जो केसेस हैं उस पर्सन की नेशनैलिटी जहां की है, यानी वो जहां का नेशनल है, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगा। यानी इस केस में एक्स जो है वो है तो ब्रिटिश नेशनल, तो यानी इटली के पास जब हम गए तो उनके लॉ में लिखा था कि ऐसे केस में जो पर्सन है जहां का नेशनल है उसी के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगा, यानी इंग्लैंड के लॉज के इंग्लिश लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटालियन लॉ। देखिए जब हम कह रहे हैं कि इटालियन लॉ के हिसाब से, इटालियन लॉ में जब हम गए तो वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है उनके हिसाब से डिसाइड होगा बिकॉज वहां का नेशनल है। लेकिन ये इटालियन लॉ का क्या मीनिंग है, इटालियन लॉ का यहाँ पे मतलब क्या उनका इंटरनल लॉ है या फिर इटालियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। देखिए हर कंट्री का एक तो म्युनिसिपल लॉ होता है और एक इंटरनेशनल लॉ होता है जिसको वो कंट्री रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम इटली के लॉज को इंग्लैंड ने रेफर बैक किया, तो इटली का इंटरनल लॉ या उसका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो रिकॉग्नाइज्ड बाय इटली है, अगर तो पहली बात सही है कि इटली के इंटरनल लॉ के हिसाब से डिसाइड होना है, तो एक और फर्दर हमें डिफिकल्टी देखने को मिलती है, एक और दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इटली का इंटरनल लॉ अलग है और इंग्लैंड का इंटरनल लॉ अलग है। और अगर हम इटालियन लॉ का मीनिंग लेते हैं कि उसका जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, अगर हम ये मीनिंग लेते हैं उसका, तो वहां पे हम देखते हैं कि इटालियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इशू जो है वो रेफर बैक हो जाता है इंग्लिश लॉ को। देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझे, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग भी है, बट ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कह रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया था, इंग्लिश लॉ में गए थे, तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से जो चॉइस ऑफ लॉ है वो क्या होनी चाहिए, जहां पे वो डोमिसाइल है। ठीक है जी, तो डोमिसाइल के हमने देखा तो वो तो बनता है इटालियन लॉ। अब इटालियन लॉ का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या इटली का अपना जो इंटरनल लॉ है या इटालियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। अगर तो केस है इटालियन इंटरनल लॉ का, अगर इंटरनल लॉ के हिसाब से डिसाइड करना है तो फर्दर डिफिकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का इंटरनल लॉ अलग है इंग्लैंड का और इटली का अलग है। और दूसरा केस आता है कि अगर उसके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हमने समझना है, मतलब इटली का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मतलब हमें लेना है, तो हम देखेंगे कि उसके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से केस जो है वो रेफर बैक होना चाहिए इंग्लिश लॉ को, जो कि कहता है इटालियन का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि उस पर्सन की नेशनैलिटी जिस कंट्री की है, यानी वो इंग्लैंड का नेशनल है, तो वहीं की जो लॉ है वो अप्लाई होगा इस केस में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये जो डाइवर्जेंट व्यूज है इटालियन लॉ के बारे में, इसको इग्नोर करें और सिर्फ एक्सेप्ट करें कि ये रेफर बैक कर देना चाहिए केस इंग्लैंड को। अगर हम ये रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी केस जो है वो इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से ही डिसाइड होगा, उनको रेफर बैक कर देना चाहिए, तो क्या हम उसी पॉइंट पे रुक जाएं और इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से एक्स की प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे इंग्लैंड के इंटरनल लॉज के हिसाब से? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जब भी कोई ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आती है या ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जहां पे हम ये देख रहे हैं कि दो कंट्रीज के प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज के अंदर डिफरेंस है,
तो हमारे सामने 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल है हमारे पास ऐसे केस में जहां पे 2 कंट्रीज के प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज के बीच फर्क होता है और हमारे सामने ये सिचुएशन है कि किसको अप्लाई किया जाए। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम ये मानेंगे कि लॉ ऑफ इटली का मतलब है उसका इंटरनल। सबसे पहले ये कर सकते हैं हम कि इटली का लॉ का मतलब उसका इंटरनल लॉ, और हम उसके इंटरनल लॉज के हिसाब से केस डिसाइड कर देंगे, डिस्प्यूट को डिसाइड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इस अजम्पशन हम एक अज्यूम कर लेंगे, हम ये मान के चलेंगे और उस अजम्पशन पे केस डिसाइड करेंगे। क्या मान के चलेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय जो है इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइज करता है, इसको मानता है, यानी इटली जो है वो रेफर बैक कर देगा इंग्लैंड को। और क्योंकि इंग्लैंड जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय को एक्सेप्ट करता है, ऐसे रेफरेंस को, ये जो रेफर बैक इटली ने किया है इंग्लैंड को, इसको एक्सेप्ट करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से केस डिसाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, यानी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय एप्लीकेबल होगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लॉ ऑफ इटली का मतलब ये समझेंगे कि एक इटालियन जज के सामने अगर ये सिचुएशन आती तो वो कैसे मैटर को डिसाइड करता। देखिए तीसरे ऑप्शन में केस डिसाइड करेगा इंग्लैंड का जज, पर ये इमेजिन करके, ये मान के कि अगर मेरी जगह एक इटालियन जज होता तो वो इस डिस्प्यूट को कैसे डिसाइड करता। नाउ दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ डबल रेनवॉय। कैसे, पहले इंग्लैंड ने इटली को रेफर किया, इटली ने रेफर बैक कर दिया इंग्लैंड को, अब इंग्लैंड का जज जो है फिर से ये इमेजिन करके डिसाइड करेगा कि मेरी जगह इटली का जज होता तो वो कैसे केस डिसाइड करता। ठीक है, देखिए अगर आप समझ नहीं आया तो घबराइए मत, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल रेनबो को हम बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब ये 3 हमारे पास ऑप्शन है और इनमें से हम 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सिंगल रेनबो एंड डबल रेनबो। चलिए, अब सिंगल जो काइंड्स है रेनबॉय के आप देख ही चुके हैं, सिंगल रेनबॉय एंड डबल रेनबॉय। सिंगल रेनबॉय के केस में फॉर्गूस केस है फेमस केस 1883 का, और डबल रेनबॉय के केस में री ओकीफ केस है 1940 का। चलिए सिंगल रेनबॉय का समझते हैं। देखिए सिंगल रेनबॉय को इंग्लिश में रिमिशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन रिमिशन इसको तब कहते हैं जहां केस में 2 कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड इटली, तो 2 ही कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उस सिंगल रेनबॉय को इंग्लिश में रिमिशन कह देंगे। लेकिन जब 3 कंट्रीज के लीगल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। चलिए, स्पेन, इटली, लग्जमबर्ग, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे सिंगल रेनबॉय सिस्टम ऑपरेट किया जाता है या फिर एप्लीकेबल है। और सिंगल रेनबॉय सिस्टम क्या कहता है कि एक कंट्री का लीगल सिस्टम दूसरे कंट्री के, दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के चॉइस ऑफ लॉ रूल्स को रेफर कर सकता है, दूसरे कंट्री के जो रूल्स हैं उनको रेफर कर सकता है, उनको अप्लाई कर सकता है। देखिए सिंगल रेनबॉय के अंदर क्या होता है, जो जज है एक कंट्री का, उसके सामने एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है कि उसे कौन सी कंट्री के रूल्स अप्लाई करने हैं, तो वो क्या करता है, पहले अपनी कंट्री के लॉज में देखता है और उसकी कंट्री के लॉज के हिसाब से केस जो है वो फॉरेन कंट्री को सेंड कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब उसने फॉरेन कंट्री को भेजा वो केस, तो वहां के लॉज के हिसाब से, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से केस जो है वो रेफर बैक कर देना चाहिए फिर से उसी कंट्री को जहां से वो केस आया है। तो ये जो रेफरेंस फिर से आई है, ठीक है, और फाइनली जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये केस रेफर किया था सेकंड कंट्री को, वहीं पे केस घूम के वापस आ गया है और वहीं का लॉ अप्लाई होता है फाइनली। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सिंगल रेनबॉय। चलिए अब इसको एग्जांपल से और क्लैरिटी से समझ लेते हैं। देखिए अगर एक जज है जो कंट्री ए में है, ठीक है, कंट्री ए का एक जज है और उसकी कंट्री के लॉ के हिसाब से केस जो है वो रेफर कर देना चाहिए कंट्री बी को, कंट्री बी के लॉ को रेफर कर देना चाहिए। जब हमने कंट्री बी के लॉ को केस रेफर किया तो कंट्री बी का जो लॉ है वो कहता है कि ये केस वापस से कंट्री ए के लॉ के हिसाब से रेफर कर देना, कि वहां भेज देना चाहिए कंट्री में और वहां के लॉ के हिसाब से इसको डिसाइड करना चाहिए। तब जो जज है कंट्री ए का, उसे अपनी ही कंट्री के इंटरनल लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि केस रेफर बैक होके फिर से कंट्री ए के पास आ गया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है, वो इंटेस्टेट उसकी डेथ हो जाती है, यानी बिना विल किए ही डाइज। और कहा जब वो उसकी डेथ हुई तो वो इटली में उसका डोमिसाइल था, ठीक है, इटली में वो रह रहा था। तो अब जो इंग्लिश कोर्ट है, इंग्लिश जज है, उसके सामने ये केस है कि उसे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, सॉरी,
तो जज को इस एक्स जो ब्रिटिश नेशनल है इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। तो इंग्लैंड के जज ने जब अपने लॉज को रेफर किया, अपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को रेफर किया, तो उन्होंने देखा कि ऐसे केस में इंग्लैंड के लॉज में लिखा हुआ है कि जहां वो लास्ट रह रहा था वहां के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगा, यानी इन दिस केस इटली में रह रहा था तो यानी इटली के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगा, तो वो इटली को रेफर बैक कर देते हैं केस। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा लीगल सिस्टम फाइनल सॉल्यूशन देगा इस केस में, इंग्लैंड का या इटली का। तो ये हमने जो एग्जांपल समझा इसको अब एक केस में डाल के देखते हैं। फॉरगोस केस, देखिए इस केस में सिंगल रेनवो की डॉक्ट्रिन अप्लाई की थी। चलिए, फॉरगो ये पर्सन का नाम है, ठीक है, ये एक बवेरियन थे, यानी जर्मनी का जो बवेरिया स्टेट है यहाँ के ये नेशनल थे, लेकिन इनकी डेथ हुई थी फ्रांस के अंदर, एंड ही डाइड इंटेस्टेड, यानी बिना विल किए ही डाइड। सो और फ्रांस में ये 5 साल की उम्र से रह रहे थे, ठीक है, यानी इन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 5 साल जो है वो बवेरिया में काटे थे और 5 साल की उम्र से ही ये फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे और वहीं रह रहे थे। अब फ्रेंच कोर्ट्स के सामने इनकी डेथ के बाद ये मुद्दा था कि इनकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है फ्रांस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फ्रांस के इंटरनल लॉ के हिसाब से या बवेरिया के इंटरनल लॉज के हिसाब से। क्योंकि अगर तो बवेरिया का हम इंटरनल लॉ अप्लाई करें तो बवेरिया के लॉ के हिसाब से तो जो प्रॉपर्टी है वो उनके कोलैटरल रिलेटिव्स को जानी चाहिए, लेकिन फ्रेंच लॉ के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो फ्रेंच गवर्नमेंट को पास हो जाएगी, ठीक है, कोलैटरल्स को नहीं जाएगी। तो फ्रेंच प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को लेकिन अगर हम रेफर करें तो वो कहता है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ फ्रांस का कहता है कि केस जो है वो रेफर बैक करना चाहिए बवेरिया को, यानी उन्हीं के लॉज के हिसाब से केस डिसाइड होना चाहिए। लेकिन अगर हम बवेरिया के प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को रेफर करें वो कहता है कि नहीं, फ्रेंच को रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब फ्रेंच ने अपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूज करते हुए या अप्लाई करते हुए केस रेफर किया बवेरिया को बवेरियन लॉ के हिसाब से, और जब बवेरिया में गए तो उनके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से केस वापस आ जाता है फ्रेंच कोर्ट्स के पास। तो फ्रांस इस रेफरेंस को, इस रिमिशन को, ये जो रेफर बैक होके बवेरिया से फ्रांस के पास आया इसको एक्सेप्ट करता है और फाइनली इस केस को डिसाइड करता है फ्रांस के सक्सेशन लॉ के हिसाब से। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज आई नो बिट कंफ्यूजिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन के मैटर से ये रिलेटेड है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ज्यूरिसडिक्शन फॉर ऑल द लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल रेनवॉय, या जिसको टोटल रेनवॉय भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज फॉरेन कोर्ट थ्योरी। चलिए, इसमें हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ डबल रेनवॉय क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिंगल रेनवॉय हमने देख लिया कि सिंगल टाइम हम रेफर बैक कर रहे हैं, तो डबल रेनवॉय में क्या है। देखिए, जो हमने 3 सोल्यूशन देखे थे तो उसमें से तीसरा सोल्यूशन था डॉक्ट्रिन ऑफ डबल रेनवॉय, जो ये कहता है कि अगर कोई इंग्लिश जज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसे अपने लॉज के हिसाब से केस जो है वो रेफर करना है एक फॉरेन कंट्री के लीगल सिस्टम को, ठीक है, इंग्लिश जज के सामने कोई केस आया, कोई डिस्प्यूट आया, और जब उन्होंने देखा कि कौन सा यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा तो उनका लॉ इस बारे में कहता है कि आपको ये फॉरेन कंट्री के लॉज के हिसाब से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक्स एक ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है, और ही वाज डोमिसाइल्ड इन फ्रांस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करनी है। तो इंग्लिश जज के सामने जब ये डिस्प्यूट आया कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इंग्लैंड का या फ्रेंच का, तो जब उन्होंने अपने लॉज में देखा तो उन्होंने देखा कि हमारा लॉ कहता है कि ये केस रेफर कर देना है टू द लीगल सिस्टम ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी इन आवर एग्जांपल फ्रांस को, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ऐसे केस में, he must apply whatever the court in that foreign country would apply if for instance it were hearing the case. Now this is very important, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है इंग्लिश जज यहाँ पे केस ऐसे डिसाइड करेगा कि अगर वो उस फॉरेन कंट्री के जज की जगह होता, अगर वो फ्रांस जो फ्रेंच जज है फ्रेंच कोर्ट्स में अगर वो बैठा होता तो वो कैसे केस डिसाइड करता। दिस इज नोन एज डबल रेनवॉय। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश जज है, ठीक है, अब मैंने फ्रांस का एग्जाम्पल लिया था पहले, पर यहाँ पे बेल्जियन का है, तो बेल्जियन का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इंग्लिश जज इमेजिन, इस केस में डबल रेनवॉय के केस में क्या होता है, इंग्लिश जज जो है वो इमेजिन करता है कि एक बेल्जियन जज जो है, बेल्जियन कंट्री का जो जज है
वो मैटर को कैसे डिसाइड करता अगर वो उसकी जगह होता, अगर केस बेल्जियन जज के पास रेफर होके जाता तो वो कैसे डिसाइड करता, ये सोच के इंग्लिश जज उस केस को डिसाइड करेगा। एंड दिस इज फॉरेन कोर्ट थ्योरी। ठीक है, तो अगर एक ब्रिटिश नेशनल है जो नेशनैलिटी उसकी ब्रिटिश है एंड ही डाइज इन बेल्जियम, ठीक है, डोमिसाइल उसका वहीं पे था, ही वाज लिविंग इन बेल्जियम, ठीक है, और उसकी एसेट्स जो है वो इंग्लैंड में छोड़ जाता है, ठीक है, ही डाइड एंड ही लेफ्ट हिज एसेट्स इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे अगर बेल्जियन जज इस केस को डील कर रहा होता और वो बेल्जियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करता है ऐसे केस में, तो बेल्जियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बेल्जियन जज को ये केस रेफर करना होता इंग्लिश लॉ को, यानी इंग्लैंड को उन्हें ये केस रेफर करना पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेल्जियन लॉ कहता है कि जहां का वो नेशनल है वही कंट्री इस केस को डिसाइड करेगी कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है। ठीक है, तो जब उन्होंने इंग्लिश के पास भेजा तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड का लॉ कहता है कि जहां डोमिसाइल है वहां की कंट्री डिसाइड करेगी। तो बेल्जियन जज ने देखा कि केस घूम के दोबारा से उसी के पास आ गया है। ठीक है, और अब उनको इंग्लिश लॉ के हिसाब से ही इस केस को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से वापस आ गया बेल्जियन जज के पास। तो बेल्जियन जज के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो इस रेमिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेमिशन मतलब ये जो रेफर बैक होके आया है इसको एक्सेप्ट करें और बेल्जियम के जो इंटरनल लॉज है उसको अप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो रिजेक्ट कर दें इस रेमिशन को, ये जो रेफर बैक होके आया इसको रिजेक्ट कर दें और इंग्लैंड का लॉ अप्लाई करें, उसके हिसाब से केस डिसाइड करें। दो ऑप्शन है बेल्जियन जज के पास। अब बेल्जियन जज इनमें से जो भी चूज करेगा, जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा इन दोनों में से, उस तरीके से इंग्लिश जज अपना केस डिसाइड करेगा। यानी इंग्लिश जज ये सोचेगा कि अगर मेरी जगह ये केस एक बेल्जियन जज डिसाइड कर रहा होता और उसके सामने ये दो ऑप्शंस थे, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन चूज करता। तो जो भी ऑप्शन वो बेल्जियन जज चूज करता, इंग्लिश जज भी वही ऑप्शन चूज करके केस को डिसाइड करेगा। तो इंग्लिश जज को ये देखना है कि, तो ऐसा करने के लिए इंग्लिश जज क्या देखेगा कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय रिकॉग्नाइज्ड है उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में जिसको वो रेफर कर रहा है, इन दिस केस बेल्जियम। तो यहाँ पे इंग्लिश जज देखेगा कि क्या बेल्जियम के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय रिकॉग्नाइज्ड है, अगर है तो वो केस डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इटली में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय है उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको माना नहीं जाता। ठीक है, बट फ्रांस में डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल रेनवॉय जो है वो एक्सेप्टेबल है, वहां पे वो मानी जाती है। तो अगर कोई केस ऐसे रेफर बैक किया जाता है तो फ्रांस उसको एक्सेप्ट करते हैं और लॉ अपने जो लॉज हैं उसके हिसाब से केस डिसाइड करते हैं। तो अगर जो इशू है इंग्लैंड कोर्ट के सामने वो ये है कि एक ब्रिटिश नेशनल ने अगर कोई विल बनाई है, ठीक है, एक ब्रिटिश नेशनल के द्वारा बनाई गई विल वैलिड है या नहीं, ये इशू है इंग्लिश कोर्ट के सामने। लेकिन मरते वक्त वो ब्रिटिश नेशनल जो है इटली में उसका डोमिसाइल था, ठीक है, वो इटली में रह रहा था। तो यहाँ पे इंग्लिश जज क्या रीजनिंग फॉलो करेगा, ठीक है, वो क्या देखेगा, इटालियन जज वुड रेफर द मैटर टू इंग्लिश लॉ। ठीक है, उसने जो इंग्लैंड की कोर्ट है उन्होंने देखा कि हमारे लॉज में लिखा है कि इटली को रेफर कर देना चाहिए केस, और इटालियन जज के पास जब केस आया उन्होंने देखा कि नहीं, इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से ये केस डिसाइड होना चाहिए, हमने रेफर करना है मैटर इंग्लिश लॉ को। क्यों? क्योंकि इटली के लॉ के हिसाब से जिस कंट्री का वो नेशनल है वहीं का लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, बट इंग्लिश लॉ ने फिर से ये क्वेश्चन रेफर बैक कर दिया इटालियन लॉ को। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से लॉ ऑफ डोमिसाइल अप्लाई होगा और डोमिसाइल उसका इटली में था। तो इटालियन लॉ अब ये जो रिमिशन सेकेंड टाइम पे किया है इंग्लिश कोर्ट्स ने, जो इटालियन कोर्ट्स को ये क्वेश्चन वापस भेजा है, ये डिस्प्यूट वापस भेजा है, क्योंकि इंग्लिश कोर्ट्स के हिसाब से तो लॉ ऑफ डोमिसाइल लगेगा। ठीक है, तो इटालियन इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस रिमिशन को। क्यों? क्योंकि वो सिंगल रेनवॉय को मानते ही नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं वो रिफ्यूज करने से, सॉरी, एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इटालियन जज जो है इंग्लिश इंटरनल लॉ अप्लाई करेगा, यानी वो अपना लॉ नहीं, अपनी कंट्री का इंटरनल लॉ नहीं, बल्कि इंग्लैंड का जो इंटरनल लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो इंग्लिश जज भी सेम यही करेगा। ठीक है, वो ये इमेजिन करेगा कि अगर इटली के पास ये केस हमने रेफर बैक किया और इटली सिंगल रेनवॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो इंग्लैंड का लॉ अप्लाई करते, तो इंग्लिश जज भी यही करेगा। ठीक है, देखिए ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जज जो है वो इमेजिन करता है कि अगर ये केस इटली को रेफर किया जाता, ठीक है, और इटली का लॉ कहता है
कि केस जो है सिंगल रेनवॉय जो है वो हम मानेंगे नहीं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी केस अगर ऐसे रेफर बैक होके आता है तो हम उसको इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इंग्लिश जज भी यही करेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि इटालियन जज की क्या पोजीशन होगी, ठीक है, कि अगर उसके पास ये केस आता है व्हाट वुड ही डू इन दैट पोजीशन, अगर उसके सामने ये मैटर आता है वो क्या करता, वही चीज इंग्लिश जज करेगा, ठीक है। अब इटली में तो सिंगल रेनवॉय एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हमने देख लिया क्या होता है। लेकिन फ्रांस में ये पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस तो एक्सेप्ट करता है रिमिशन, ठीक है, सिंगल रेनवॉय को मानता है। तो अगर केस जो है इंग्लैंड से रेफर बैक होके फ्रांस के पास जाता, तो फ्रांस जो है वो अपने इंटरनल लॉज अप्लाई करता। इटली ने क्या किया, अपने क्योंकि वो सिंगल रेनवॉय को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है, तो उन्होंने इंग्लैंड के लॉज के हिसाब से केस को डिसाइड करना था। और इसलिए इंग्लैंड के जज ने भी वही किया, क्योंकि इसने इमेजिन किया कि इटालियन कोर्ट्स क्या करेंगी इस केस में। लेकिन फ्रांस में जहां पे सिंगल रेनवॉय की डॉक्ट्रिन एक्सेप्टेबल है, तो जब उनके पास केस रेफर बैक होके जाएगा इंग्लैंड से, तो वो इंग्लैंड का लॉ नहीं बल्कि अपने इंटरनल लॉज के हिसाब से उस केस को डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो सिंगल रेनवॉय की डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये डबल रेनवॉय हुआ, ठीक है, सॉरी डबल रेनवॉय हुआ। सो और कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे ये डॉक्ट्रिन डबल रेनवॉय की एप्लीकेबल है? इट इज इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये मेनली वो कंट्रीज है जहां पे डबल रेनवॉय को एप्लीकेबल किया जाता है और माना जाता है टू डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट jurisdiction. दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय, बोथ सिंगल एंड डबल रेनवॉय को हमने इसमें समझा। आई होप आपको ये इस टॉपिक पर क्लैरिटी आई होगी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। एज आई सेड, लॉ सेमेस्टर्स में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज एक सब्जेक्ट के तौर पे है, and you can take down notes from this video, and it will help you in writing a very good answer and understanding this concept. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एंड यू हैव एनी फर्दर डाउट्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव अ गुड डे।